गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज नया दिन, नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और अगर आप बोर्ड के पेपर देंगे तो बोर्ड के पेपर में सबसे आखिरी क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही आएगा। एक फुल लेंथ का क्वेश्चन आता है और उसको अटेम्प्ट करना होता है और 6 मार्क्स आपकी झोली में होते हैं। ये चैप्टर बहुत इजी होता है बट इसके फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बस इसको यही चैप्टर टफ बनाता है। अदरवाइज बहुत इजी चैप्टर हो वैसे ही है। राइट डाउन कैश फ्लो स्टेटमेंट। एज पर AS3 रिवाइज्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्लास 11 में पढ़े थे हमने। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है जिसको हमने ठीक ठाक से दोबारा से रिवाइज करा गया है, इसीलिए इसके आगे रिवाइज लिखा हुआ रहता है। इसको बनाने के लिए आपको अपने रजिस्टर्स के 2 पेजेस पे लाइंस बनानी होंगी। बिफोर मेकिंग द लाइंस मैं आपको बता दूं कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है जिसमें यह पता लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना कैश मौजूद है, पूरी साल में उसने कैश कितना कमाया था और कितना उसने कैश लुटाया था। उसके एंड में रिजल्ट आता है कि आज आपके पास कैश इतना मौजूद होना चाहिए। इसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। पर्टिकुलर, डिटेल, अमाउंट। और जो डिटेल अमाउंट है प्लीज़ आप अपनी रजिस्टर्स पे ये 2 पेजेस तक पूरे ले जाएं, पूरे 2 पेजेस तक लाइंस ले जाएं से कुछ इस तरीके से। रजिस्टर्स की 2 लाइंस पूरे पेजेस पे लाइंस बनाएं। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट को चालू करते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए हमें जानना होगा कि इसमें कितनी तरीके की एक्टिविटीज़ होती है। इसमें 3 तरीके की एक्टिविटी होती है। नंबर 1 इज ऑपरेटिंग, नंबर 2 इज इन्वेस्टिंग, नंबर 3 इज फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे लेंदी और सबसे टफ एक्टिविटी यही होती है। सबसे इजी रहती है आपकी फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहली एक्टिविटी होती है, इसको यहां पे लिखेंगे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इसको ए नाम डिनोट करते हैं। यानी ए एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसकी शुरुआत सबसे पहले होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से। और इसका जो भी वैल्यू होती है वो अमाउंट में लिखी जाती है। और ये निकाला कैसे जाता है, इसके लिए वर्किंग नोट बनता है जिसके ऊपर आज पूरी क्लास रहेगी। थोड़ा सा और भी आगे बढ़ाएंगे। आप वर्किंग नोट लिखेंगे और वर्किंग नोट ये 1 है, पहला वर्किंग नोट है ये। और आपने जो 2 पेजेस पे लाइन खींची उसके बाद तीसरे पेजेस से चालू करेंगे हम लोग। वर्किंग नोट 1 सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। भैया आपने तो नेट प्रॉफिट बिफोर लिखवाया ऊपर, मैंने कहा हाँ नेट प्रॉफिट बिफोर लिखवाया हुआ है, पर हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर दिया होगा, बिफोर तक हमें पहुंचना होगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपको दिया कहाँ होगा? या तो एडजस्टमेंट में दिया होगा या लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में। लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में, या फिर आपको कहाँ पे दिया होगा? एडजस्टमेंट में। कहाँ पे दिया होगा? एडजस्टमेंट में। तो ये यहाँ पे लायबिलिटी साइड में आप चेक कर लीजिएगा, लायबिलिटी साइड में दिया गया होगा ये। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर आपको लायबिलिटी साइड दिया होगा तो दो ईयर्स दे रखी होंगी, तो आपको करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना होगा। कौन सी ईयर माइनस करना होगा? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। फिर आप ऐड करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व किसी भी तरीके का होगा, अगर ट्रांसफर हुआ है
तो अभी आपको उसको ऐड करना होगा। ये रिजर्व्स आपको कहाँ दिए जाएंगे, जहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट दिया जाएगा वहीं पे रिजर्व दिए जाएंगे, लाइबिलिटी साइड या एडजस्टमेंट साइड। ये भी कैसे निकालेंगे, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। फिर ऐड करेंगे हम प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड होता है जो कि आप इक्विटी शेयर्स पे देते हैं एंड प्रेफरेंस शेयर्स पे देते हैं। प्रपोज डिविडेंड आपके इक्विटी शेयर्स पे दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर पे दिया जाता है। और अगर आपको क्वेश्चन में एक से ज़्यादा प्रपोज डिविडेंड दिख जाए तो बस आपको प्रीवियस ईयर के डिविडेंड से मतलब होना चाहिए। किससे मतलब होना चाहिए, प्रीवियस ईयर के डिविडेंड से। किससे मतलब होना चाहिए, प्रीवियस ईयर के डिविडेंड से। फिर आता है इंटरम डिविडेंड। इन दोनों के ऊपर कल मैं एक क्लास लूंगा जिसमें समझाऊंगा प्रपोज डिविडेंड और इंटरम डिविडेंड होते क्या हैं, ठीक है। बोला हो तो उसके लिए इंटरम डिविडेंड, ठीक है। इंटरम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर पे दिया जाता है। क्वेश्चन में अगर प्रपोज डिविडेंड आपको एक से ज्यादा दे रखे हैं तो प्रीवियस ईयर वाले आपको प्लस करने हैं। कौन सी ईयर वाले प्लस करने हैं आपको, प्रीवियस ईयर वाले। फिर आता है इंटरम डिविडेंड, ये आपको एडजस्टमेंट में दिखाई देगा, ये आपको एडजस्टमेंट में दिखाई देगा। फिर प्लस करना है आपको प्रोविजन फॉर टैक्स। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड क्लास रहेगी, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब इसमें कौन सा टैक्स करेंगे, या तो टैक्स के आगे लिखा हुआ हो मेड, या फिर टैक्स के पास लिखा हुआ हो करेंट ईयर। दोनों में से कोई भी चीज होंगी आप उनको प्लस करेंगे। इसके बाद आपके अबनॉर्मल लॉसेस को प्लस किया जाता है। अबनॉर्मल लॉसेस को कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोला जाता है। प्लस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, अबनॉर्मल लॉस, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, इनकी वजह से आपको कोई नुकसान हुआ। लेस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, अब नॉर्मल गेन्स या प्रॉफिट के वाले। अब नॉर्मल गेन्स या प्रॉफिट कौन सा होता है, इंश्योरेंस क्लेम मिल जाना, लॉटरी टिकट मिल जाना, इस तरीके की चीज़ें ये माइनस में रहती हैं। और आखिरी चीज़ जो माइनस होगी वो होगी टैक्स रिफंड। ये आपको एडजस्टमेंट में दिया जाएगा। ये भी आपको एडजस्टमेंट्स में दिए जाएंगे। और जब उसका आंसर निकलेगा, इस आंसर को बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। जब ये आंसर आप निकाल लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो आप अपने मेन फॉर्मेट में आ जाते हैं और वर्किंग नोट में इस वैल्यू को लिख देते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, जिसमें आप ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जिसमें पैसे जाते नहीं हैं। दूसरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से अलग होते हैं, जो आपके मेन खर्चे नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले इसमें चालू होता है, नॉन कैश के लिए सबसे पहले चालू होता है डेप्रीसिएशन।
डेप्रीसिएशन, और इसके ऊपर टिक कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफ यही है इसके अंदर डेप्रीसिएशन के लिए। दूसरा डेप्रीसिएशन का दूसरा भाई अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन गुडविल इंटेंजिबल एसेट पे लिखता है, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। अगर इसको आप और समझना चाहते हो, अगर इंटेंजिबल एसेट डिक्रीज हो रहे हो तो लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपने बहुत सारा लोन ले रखा होता है तो उस लोन के ऊपर आप ब्याज देते हैं, तो वही लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, डिबेंचर। आप लोन जो देते हो वो इंटरेस्ट देते हो वो लोन पे भी देते हो और डिबेंचर्स पे भी देते हो। डिबेंचर्स हमने अभी ये जानते हैं कि एक तरीके का हमारे ऊपर लोन होता है ये, तो इसके ऊपर भी जो ब्याज देते हैं वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से नीचे के भी जो लोन लिए लेते हैं उसके ऊपर भी जो ब्याज होती है वो भी नॉन ऑपरेटिंग होती है, वो भी प्लस होगी। ऊपर जितने भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वो लेस इंपॉर्टेंट होती जाएंगी इसमें। फिर आता है लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर्स में नहीं पूछी जाती हैं, बस 1-2 क्वेश्चंस बुक्स में आ जाते हैं ताकि आपको पता हो कि इस तरीके से होता है ये। जैसे कि अंडर राइटर कमीशन, एडजस्टमेंट में दिया होगा ये, किस पे होती है ये? शेयर्स पे होती है, डिबेंचर्स पे होती है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर स्लैश डिबेंचर्स। लास्ट, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये प्लस में होती हैं। आप कुछ इनको यहां पे लिखेंगे डिटेल्स के अंदर। ये सब इस तरीके की प्लस की होती हैं और ये वैल्यू बाहर आ जाती है प्लस की इधर। ये सब को प्लस कर देंगे और इन सबको प्लस करने के जो वैल्यू होगी वो बाहर लिखी जाएगी इधर, ठीक है ना। नॉन कैश पे कहाँ? नॉन कैश इज अ मेजर हेडिंग, इसके अंडर आते हैं, नॉन कैश के अंदर सब आते हैं ये। अब मैं जिस पे मार्कर लगा रहा हूँ वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, उतना ध्यान रखना, ज़्यादा चीज़ें ध्यान मत रखना। पहला डेप्रीसिएशन पे, अमोर्टाइजेशन पे, इस पे बस, इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती। जब आप इतना कर लेते हैं तब लेस पे आते हैं हम लोग। लेस पे आती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, जैसे कि रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। पेपर में ज़्यादातर नॉन ऑपरेटिंग इनकम के बारे में एक भी चीज़ें नहीं आती हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये सारी वैल्यूज
नेगेटिव की होती हैं, मतलब माइनस में लिखनी होती हैं। और हमें मालूम होता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो इन सारी वैल्यूज़ को माइनस वाली को प्लस करके आउटर कॉलम में पूरी बड़ी वैल्यू को लिख के माइनस में कर दीजिएगा। अगर आप चेक करेंगे तो आपको 3 वैल्यूज़ अमाउंट में दिखाई दे रही होंगी, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करके जो आंसर आएगा वो लिखें। प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। आज की क्लास में हम यहाँ तक पढ़ेंगे हम लोग, और अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान रखिएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कोई सी भी कैश फ्लो की एक्टिविटी या सारी एक्टिविटीज़ अगर बना रहे हैं तो किसी भी एक्टिविटीज़ को आप याद नहीं करेंगे। यहाँ पे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे, जो चीज़ जहाँ फंसेगी आप वर्किंग नोट्स को चेक करते जाएंगे, अपने यहाँ भी दिमाग में फीड हो जाएगी 10-15 दिन के अंदर। याद करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है ना। अगर आप बुक को देखेंगे, टी.एस. ग्रेवाल बुक, क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ योर बुक, तो आपको क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ चीज़ें दे रखी हैं और इससे पूछा गया है कि भाई इससे कैश फ्लो की ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना। मैंने कहा ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक नहीं चलते, केवल हम चलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल तक। प्लीज़ आप लाइंस बनाने वाले डिटेल, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट्स की ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, कम से कम 10-12 लाइन चल जाएगा आपका। कैश फ्लो स्टेटमेंट डिटेल अमाउंट पर्टिकुलर ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहले हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर चेंज इन, सॉरी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। जब आपने इसको लिखा तो सबसे पहले आपको वर्किंग नोट पे जाना पड़ेगा। प्लीज वर्किंग नोट पे जाएं सब लोग। और वर्किंग नोट में सबसे पहले दे रखा है आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, हाँ या ना। और इसको ढूंढने के लिए मैंने बोला था ये लायबिलिटी साइड में दे रखा होगा या एडजस्टमेंट में दे रखा होगा। अभी क्वेश्चन छोटा सा है तो क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब आपको ये देखो, इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ दे रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन, इन्वेंट्री, आउटस्टैंडिंग, गुडविल, प्रीपेड इंश्योरेंस, क्रेडिटर। तो इनमें से आपको कौन सा लगता है ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात कर रहा है? फर्स्ट वाले में बात कर रहा है क्योंकि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है। और उसको निकालने के लिए मैंने क्या बताया हुआ है, करंट ईयर माइनस करंट ईयर मेरी कितने की है, 80,000 की, और प्रीवियस ईयर कितने की है, 60,000 की। तो आंसर कितना हो गया, 20,000। तो यहाँ पे लिखेंगे आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20,000, ठीक है। अगर आप वर्किंग नोट्स को दोबारा देखेंगे तो वर्किंग नोट्स में साफ साफ लिखा हुआ है एट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब पूरे क्वेश्चन में चेक करो, कहीं पे भी जनरल रिजर्व या कोई सा भी रिजर्व दे रखा है, चेक करो, कोई सा भी दे रखा है आपको, नहीं दे रखा मैं। दूसरा, प्रपोज डिविडेंड, क्या प्रपोज डिविडेंड के बारे में कुछ चीज दे रखी है, नहीं दे रखी। तीसरा, इंटरम डिविडेंड, क्या इंटरम डिविडेंड के बारे में कोई चीज दे रखी है, नहीं दे रखी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है आपको, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है आपको, नहीं दे रखा ना, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जैसे कि अबनॉर्मल लॉस के बारे में, अर्थक्वेक, सुनामी, ऐसी कोई चीज़ दे रखी है। एबनॉर्मल गेन भी नहीं दे रखा और टैक्स रिफंड भी
नहीं दे रखा। तो जो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वही आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर, जो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वही आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, यानी कुछ भी चीज़ प्लस करने के लिए नहीं थी। तो आप सीधे इसको यहाँ पे लिख देंगे 20,000। ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसमें सबसे पहले दे रखा है डेप्रीसिएशन, सबसे पहले दे रखा है डेप्रीसिएशन। जब भी आपको डेप्रीसिएशन ऐसे दे रखा हो ओपनिंग और क्लोजिंग, तो दोनों को माइनस कर दें और आंसर निकाल देंगे। कितना आंसर आया? 30 में से 40,000 का प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन दे रखा है 10,000। कितना आया? 10,000। तो आप यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन यानी डेप्रीसिएशन लिखेंगे और 10,000 लिख देंगे। डेप्रीसिएशन कितना है? 10,000 का। डिटेल्स में आएगा, चेक करिएगा ये। अगर आप फॉर्मेट को दोबारा देखेंगे तो लिखा हुआ है अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट में आपको इस पूरे पेपर में, इस कैश फ्लो में गुडविल पे ज़्यादा ध्यान रखना है। गुडविल दे रखा है नहीं देखा, और गुडविल पे ये भी ध्यान रखना है कि वो डिक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीज नहीं डिक्रीज। चेक करते हैं। गुडविल दे रखी है पूरे क्वेश्चन में, दे रखी है। पहले कितने की थी वो और अब कितने की है? तो अच्छा सॉरी पहले कितने की दे रखी थी? 38,000। और अब कितने की हो गई? बढ़ गई या कम हो गई? कितने से कम हुई? तो आएगी। अगर बढ़ रही होती तो नहीं आती। इंक्रीज ऑफ गुडविल नहीं आएगा, डिक्रीज ऑफ गुडविल ही आएगा। उसमें लिखा हुआ अभी है फॉर्मेट में डिक्रीज ऑफ गुडविल लिख सकते हो केवल आप। गुडविल डिक्रीज कितने रुपए से? 8,000। उसके बाद चेक करो कोई इंटरेस्ट दे रखी है आपको? कोई भी इंटरेस्ट नहीं दे रखी है आपको। कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है आपको? कोई प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है आपको? क्वेश्चन में चेक करो, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है? कहीं पे भी कुछ भी चीजें नहीं दे रखी। अब चेक करते हैं कोई डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे, जो चीज़ दे रखी है उसमें है या नहीं है। नहीं दे रखी तो इग्नोर करेंगे। तो देखिए, इसको अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है, इसका कोई यूज़ नहीं 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 है। केवल यही 3 चीज़ों का यूज़ था और कोई चीज़ों का यूज़ नहीं था। ऐसा ही पेपर में आएगा इतना, ज़्यादा चीज़ों को यूज़ नहीं आते हैं, पर लिखा ज़्यादा जाएगा फॉर्मेट के अंदर। और जब ये आंसर मैंने इसको यहाँ पे प्लस करा तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18,000। तो ये कितना हो गया? 38,000। और इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। WC मतलब वर्किंग कैपिटल। अगर ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया तो क्वेश्चन नंबर 13 को अटेम्प्ट करें, अपने आप अटेम्प्ट करें। जिस तरीके से मैंने कराया उसी तरीके से करिएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि आपको दे रखा है 2,15,000, 2,15,000 को लिखेंगे हम यहाँ पे। फिर ऐड करेंगे जो भी अपनी वर्किंग नोट में चीजें हैं उनको चेक करते हुए। पहली वर्किंग नोट में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, वो दे रखा है? नहीं दे रखा। तीसरा है प्रपोज डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, बात एक ही है, उसको प्लस कर दो। फाइनल डिविडेंड, अब 2 ईयर नहीं दे रखी, 1 ईयर दे रखी है तो प्लस कर सकते हो, वरना आपको प्रीवियस ईयर वाला प्लस करते। फाइनल डिविडेंड कितने का दे रखा है? 50,000 का। फिर चेक करो इंटरम डिविडेंड दे रखा है आपको? नहीं दे रखा। फिर चेक करो प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है, उसको प्लस करो।
फिर चेक करो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दे रखा है आपको, नहीं दे रखा। फिर माइनस वाली चीजों को चेक करो, माइनस में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दे रखा है, नहीं दे रखा। लेस कर दो, रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, क्वेश्चन में चेक करो रिफंड ऑफ टैक्स। ध्यान रखिएगा ये वाला ये जो है ये अबनॉर्मल गेन नहीं है, ये माइनस नहीं हुई, ये अबनॉर्मल गेन नहीं है। लॉस ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट इज अ ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या है ये? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये अबनॉर्मल गेन नहीं है, ध्यान रखना। लेस करेंगे हम लोग रिफंड ऑफ टैक्स जो कि है 30,000 रुपये। सॉल्व करा तो ये आया 2,80,000 रुपये। ये 2,80,000 रुपये आपके क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सॉरी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब आप फॉर्मेट बनाएं कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कितने का दे रखा है आपको? 2 लाख। प्लस करेंगे एड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम एक्सपेंस। इसमें सबसे पहले आप चेक करेंगे, अगर वर्किंग नोट में तो उसमें लिखा हुआ डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको 25,000 का। प्लीज चेक करें क्वेश्चन में किधर दे रखा है डेप्रिसिएशन, यहाँ पे, ठीक है। दूसरा देखना है अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट होते हैं गुडविल, पेटेंट, ठीक है ना। पेटेंट दे रखा है आपको, अमोर्टाइजेशन बिल्कुल दे रखा है, इसको भी प्लस करेंगे हम लोग। अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट कितने रुपए का? 30,000 रुपये का। चेक करें कोई ब्याज दे रखी है आपने पूरे क्वेश्चन में, नहीं दे रखी, पूरे क्वेश्चन में कोई भी ब्याज नहीं दे रखी, तो वो भी आपकी काम की नहीं है। फिर चेक करें क्या कोई लॉस ऑन सेल ऑफ असेट दे रखा है? यस दे रखा है, लॉस भी दे रखा है और गेन भी दे रखा है, दोनों चीज़ें दे रखी हैं। लॉस वाले को आप इधर देखेंगे कितने का है? 10,000 का, तो इसको प्लस करें। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितने रुपए का है? 10,000। कोई अंडर राइटर कमीशन नहीं दे रखा, कोई रिडम्पशन नहीं दे रखा, प्रीमियम और रिडम्पशन नहीं दे रखा, इन सब को बस आप प्लस करेंगे 65,000। अब लेस वाला लिखेंगे, लेस वाले में केवल आपका गेन दे रखा है आपको, गेन ऑन सेल ऑफ असेट, ऊपर देखा था हमने। और इस असेट का नाम क्या है? ज़मीन। कितने की है? 70,000 की, माइनस 70,000 की। इसको हम आउटर कॉलम में लिखेंगे माइनस 70,000। 2,80,000 में 65,000 प्लस करेंगे तो 3,45,000 आएगा। 3,45,000 में 70,000 माइनस करेंगे तो 2,75,000 आंसर आएगा। तो 2,75,000 लिखें और इसको बोलेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। बच्चों होमवर्क देखें प्लीज। टीएस ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बस इतना करना है। ये 2025 वो 2024 एडिशन का है, न्यू बुक का ये
प्लीज़ इसको अटेम्प्ट करें। अगर क्लास समझ में आई हो तो इसको प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें।